Good morning, everyone. Today I am here to explain the question paper which you have given on Saturday. And in this question paper, I hope you have done this in a good way because now I have not seen the copies what you have done, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस एज यू ऑलरेडी नो दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर यू विल फेस इन द कमिंग बोर्ड एग्जाम नाउ बिकॉज पैटर्न इज चेंज्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम रिपीटिंग द इंस्ट्रक्शंस हियर. तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 5 सेक्शंस में डिवाइडेड मिलेगा, ABCD and E. और जो 5 सेक्शंस हैं दोज all the sections and all the questions will be compulsory for you. Only the internal choices will be given. Internal choices का मतलब ये है कि अगर आपका जो सेक्शन मान लीजिए C है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, तो उनमें हो सकता है कि नहीं 2 क्वेश्चन के बीच आपको चॉइस मिले, या फिर सेक्शन D जो 3 मार्क्स का है उनमें कोई चॉइस मिले, या फिर सेक्शन E 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बीच में चॉइस मिले. लेकिन अदरवाइज़ आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर में दे रखे होंगे ऑल दोज क्वेश्चंस यू हैव टू डू. ओके, तो सबसे पहले कमिंग टू सेक्शन ए. सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? तो सेक्शन ए में आपको 1 लाइन आंसर वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे जिनको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं वो मिलेंगे 10, 1 to 10. और उसके अलावा आपको 4 असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे. दोज आर कंपल्सरी. असर्शन रीज़न 4 आने हैं. तो ये 4 असम्पशन रीज़न क्वेश्चन जो हैं ये भी 1 मार्क के ही होंगे और टोटल आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए में 1 मार्क के. ओके, देन इन सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 2 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस. एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट केस स्टडी. उसमें क्या करना होता है, उसमें एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ के बाद में उस पैराग्राफ से रिलेटेड 5 MCQ गिवन होते हैं और उन 5 MCQ में से आपको एनी 4 करने होते हैं. ओके, तो यहाँ इस पेपर में ओनली 4 MCQs आर गिवन, लेकिन पेपर में आपको यहाँ इंटरनल चॉइस में 5 MCQ मिल सकते हैं. उनमें से आप कोई से भी 4 कर सकते हैं. तो 2 के स्टडी क्वेश्चंस का मतलब 2 पैराग्राफ्स मिलेंगे. उन 2 पैराग्राफ्स से रिलेटेड 4 MCQ आपको करने होंगे. तो हर एक पैराग्राफ जो होगा दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स. तो टोटल आपके 8 मार्क्स बन जाते हैं सेक्शन बी से. फिर सेक्शन सी पर जब आप आएंगे तो ये पुराने पैटर्न से जैसा ही है. आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और वो कितने होंगे तो 9 क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद सेक्शन डी आएगा आपका, उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे 5. ओके, और लास्ट सेक्शन ई जैसा पहले होता था 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के. दोज आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, सो अब आंसर्स आपको करने हैं क्रॉस चेक कि कौन से आंसर आपके सही हैं, कौन से आंसर आपके रॉन्ग हैं. और नेक्स्ट टाइम आपको ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है बिकॉज दिस क्वेश्चन पेपर विच आई हैव गिवन दिस टाइम दिस वॉज क्वाइट ईजी इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स. क्योंकि आपका ये पहला ऑफलाइन एग्ज़ाम है 12th क्लास का, इसलिए मैंने ये कोशिश करी कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. सो आई गेव दिस टाइप ऑफ पेपर. नेक्स्ट टाइम पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो राइज होता जाएगा और इससे थोड़े ज़्यादा रीजनिंग वाले न्यूमेरिकल्स और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. तो सबसे पहले जो सेक्शन ए है, एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन द एग्ज़ाम इन स्कूल कैंपस और वो ऑनलाइन स्टडीज़ से जुड़े हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो उनको क्या करना है कि ये जो पेपर है इस पेपर को आप कॉपी में नोट डाउन करें और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस जो मैं बता रही हूँ या अगर आपको आते हैं तो इनके सॉल्यूशंस आपको लिखना है. आपकी नोटबुक में ये सॉल्यूशंस होना चाहिए ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन द एग्ज़ाम. ठीक है, उनको ये करना है. बाकी जिन्होंने दे रखा है एग्ज़ाम वो अपनी प्रैक्टिस जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले कमिंग टू सेक्शन ए. तो सेक्शन ए जो 1 मार्क वाला आपका है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इसी को रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर गॉसेस लॉ यूज़ करना है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और उसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है, ये न्यूमेरिकल है। लेकिन अगर आपने पूरा इसको काम एंड क्वाइट होकर पढ़ा तो आपको ये दिखाई देगा वर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसके पास प्लस और माइनस दोनों चार्जेस का कॉम्बिनेशन है। तो टोटल चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। तो जब किसी क्लोज्ड सरफेस, जैसे यहाँ लिख रखा है कौन सा जो वो दे रखा है शेप क्यूब, तो क्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है डाइपोल। तो क्यूब के इस डाइपोल की वजह से क्यूब के बाहर कितना फ्लक्स निकलेगा। तो क्योंकि चार्ज अंदर होता है तब बाहर फ्लक्स निकलता है, तब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है। लेकिन डाइपोल का तो टोटल चार्ज ज़ीरो है, तो जब डाइपोल रखा है तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू ज़ीरो है तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। ओके, तो टेक केयर ऑफ दिस वर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी हैं, शॉर्ट हैं बिल्कुल, लेकिन रीजनिंग बहुत ज़्यादा है इनमें। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज क्यू अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर। तो आपको पता है इस तरह का अरेंजमेंट है, ये रेडियस आर है और ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर आर्क है। उसमें एक चार्ज क्यू को मूव कराया जा रहा है एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज क्यू इज़ लोकेटेड। यहाँ सेंटर पे एक अनदर पॉइंट चार्ज क्यू है। तो पूछा जा रहा है कितना वर्क डन होगा। तो आपको पता है कि जहाँ कहीं भी सर्कल वाला केस हो और वर्क डन आपसे पूछा जा रहा हो तो इसका मतलब जो हमेशा सर्कुलर पाथ में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो उसका वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल 90 है, इसलिए वर्क डन क्या होगा इस कंडीशन में ज़ीरो। ओके, तो जहाँ भी सर्कुलर पाथ है वहाँ आपको सोचना नहीं है, वर्क डन ज़ीरो ही होगा। थर्ड है आपका डस कूलम फोर्स ऑन टू चार्जेस आर इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आंसर इज़ यस, क्योंकि आपने पढ़ा है कूलम्स फोर्स के बारे में। तो जो कूलम्स फोर्स होता है उसमें दो चार्जेस जो होते हैं तो वो दो चार्जेस हमेशा एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, ये एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। और जो डायग्राम बनता है उसमें आपने देखा होगा कि इनको पॉइंट चार्जेस लेते हैं, मैग्नीट्यूड्स लगभग इक्वल लेते हैं, और इनका जो फोर्स एक दूसरे पे हम लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म भी आपने लिखी है तो उसमें साइन अपोजिट हो जाता है, तो इसका मतलब ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। तो यस, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है, डायरेक्ट है, याद रखना है आपको हमेशा। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज the random motion of free electrons in a conductor get affected when a potential difference is applied across its ends। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि रैंडम मोशन होता है कंडक्टर में, और जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं इस पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, और यही जो डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है, बस आंसर में कॉन्सेप्ट ये आ जाना चाहिए कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन विद अ फिक्स्ड वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। का आप कॉन्सेप्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। ओके, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन व्हाट विल बी द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स तब लगता है जब इस चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो या तो फील्ड के परपेंडिकुलर या फील्ड से कोई भी एंगल बनाती हुई हो। अगर फील्ड की डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा फॉर्मूला है, तो आपने पढ़ा होगा लॉरेंस फोर्स के नाम से इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा वाले फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पर साइन ज़ीरो पुट करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना अलोंग, मतलब उसी की डायरेक्शन में अगर मूव करा, तो साइन ज़ीरो से पूरी वैल्यू जो फोर्स की है वो ज़ीरो हो जाएगी। और फोर्स ज़ीरो होने का मतलब यहाँ पूछा गया व्हाट विल बी द पाथ, तो यहाँ लिखा जाएगा कि द पार्टिकल विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड।
इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो अलोंग जहाँ लिखा है वहाँ अनडिफ्लेक्टेड, और जहाँ कोई एंगल बना रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन फील्ड से कोई एंगल बना रही है, तभी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, तो आप यहाँ इसका भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा साइन जीरो, सो एफ इज इक्वल टू जीरो ऐसे भी कर सकते हैं या वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द एंगल ऑफ डिप ज़ीरो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखिए एंगल ऑफ डिप जो है वो ज़ीरो होता है इक्वेटर्स पे, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द रिलेशन। कहाँ ज़ीरो होगा एंगल ऑफ डिप? इक्वेटर्स पर। फिर है नेक्स्ट, वाई इज़ द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड। ये कौन से कॉन्सेप्ट से लिया गया है? कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड में आपने पढ़ा था एडी करंट्स के बारे में, कि एडी करंट्स जो हैं वो एक जो क्लोज्ड पूरी सरफेस होती है उस पर ज़्यादा एडी करंट्स जनरेट होती हैं, एक सर्कल की फॉर्म में होती हैं, इसीलिए उनको एडी करंट्स बोला जाता है। और अगर उस सरफेस को लैमिनेटेड कर दें या फिर स्लॉट्स बना दें बीच में, तो एडी करंट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो क्यों लैमिनेटेड रखा जाता है? तो टू अवॉइड एडी करंट्स। ओके, इसका आंसर ये है। फिर नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होता है, फेज डिफरेंस लिखा है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि जब आप रिलेशंस पढ़कर आए होंगे तो आपको याद वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज़ पाई रेडियंस, 180 डिग्री का होता है, याद रखना होगा आपको, पाई रेडियंस। ओके, रेजोनेंस की कंडीशन में। नेक्स्ट है आपका, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 मिलीमीटर एंड यूवी रेडिएशंस ऑफ 1600 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? तो क्वांटिटी स्पीड है, क्योंकि सारे जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, तो स्पीड विल रिमेन सेम। ओके, अब आते हैं असर्शन रीज़न पे। तो असर्शन रीज़न का आंसर कैसे लिखना है ये आपको पता होगा, कि अगर आपका स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है और दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो ऑप्शन ए होगा। 1 और 2 सही हैं बट रिलेटेड नहीं है, तो बी होगा। 1 सही है और 2 रॉन्ग है, तो सी होगा। 1 रॉन्ग है और 2 सही है, तो डी होगा। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन पे, जो है यहाँ पर 11th क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, दो पार्टिकल्स हैं, आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों की एनर्जी सेम है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला स्टेटमेंट एजर्शन है, बोथ हैव डिफरेंट वेवलेंथ, और स्टेटमेंट 2 है, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड नॉट ऑन मास। तो बोथ हैव डिफरेंट वेवलेंथ, ये सही होगा, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से मिक्स्ड रिलेशन है। तो एक एनर्जी का रिलेशन होता है E इज़ इक्वल टू एच न्यू, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग दोनों की जो वेवलेंथ है वो अलग होगी, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो लैम्डा, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि दोनों का मास कैसा है। ठीक है, तो वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड नॉट ऑन मास। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चल गया कि जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लिखा है वेवलेंथ बस एनर्जी पर ही डिपेंड करती है, मास पे नहीं करती है। क्योंकि जो वेवलेंथ का रिलेशन है, तो उस रिलेशन में जो लैम्डा है, लैम्डा का एक फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी होता है। तो वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। तो यहाँ से जो है स्टेटमेंट 1 जो है आपका दैट इज़ करेक्ट, सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर है आपका, ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड ओनली इन AC नॉट इन DC। तो ये बिल्कुल सही है, ओनली AC कैन बी स्टेप्ड अप और डाउन बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, रिलेटेड भी हैं दोनों एक दूसरे से, इसका ऑप्शन ए है। 13 है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट, ये पता है आपको। और द लोअर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अगर कम रखा जाता है तो गिव्स अ रीडिंग लोअर देन द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ भी दोनों ही ठीक हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर देखते हैं 14 वाला एजर्शन रीज़न, इसमें लिखा है EM वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर, दैट इज़ करेक्ट। और ये पता है आपको ट्रांसफर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हैं वो जो वेव की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों में बाकी में ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर आते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी में इस तरह का पैराग्राफ या किसी भी टाइप का पैराग्राफ दे रखा हो सकता है।
तो उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या करना है, नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर देना है। पैराग्राफ बहुत सिंपल है, चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज और कैप्स्टन्स में क्या रिलेशन है ये लिखा है। आई होप कि आपने पैरा पढ़ लिया होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चंस है उस पर मैं आती हूँ। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो टोटली पैराग्राफ बेस्ड नहीं है, क्योंकि यू आर इन हाई स्टैंडर्ड 12th के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो ये मत सोचिए कि सारे आंसर पैराग्राफ से मिल जाएंगे। जस्ट लाइक द लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर जैसा हिंदी में होता है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट्स ऑफ अ कैप्स्टर आर अपोजिटली चार्ज, देन टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो। अपोजिटली चार्ज है तो टोटल चार्ज ज़ीरो होगा। एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, एरिया जो करंट टाइम ग्राफ का होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट करता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT रिलेशन होता है। फिर है आपका C, इफ़ चार्ज स्टोर्ड ऑन प्लेट्स इज लार्ज देन कैपेसिटर। तो अगर चार्ज ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटर की प्लेट्स होंगी उनका एरिया भी लार्ज होगा, लार्ज कैपेसिटर बड़ा होगा। इंसुलेटर विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर दो प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर रखा है क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। और कंबाइंड कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड करते हैं, तो हमेशा वो जो है वो सम के इक्वल होती है, सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। दूसरे पैरा पे आते हैं, ये जनरेटर से रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का इसमें दे रखा है कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस बात पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर कोर को सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, क्यों, टू पास मैक्सिमम। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उन 4 ऑप्शंस में से आपका सही आंसर होगा टू पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। फिर नेक्स्ट है फॉर अ स्ट्रेट वायर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन, तो इन सभी पे डिपेंड करेगी, ऑल ऑफ अबव। और जो लास्ट है आपका, ये 5 ऑप्शंस ही मैंने दे रखे हैं लेकिन 4 ऑप्शंस करने थे इसमें। जनरेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम व्हेन कॉइल इज मूविंग, तो यहाँ आएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और ईएमएफ फॉर अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, तो इसमें भी सारे ही फैक्टर्स आएंगे, ऑल ऑफ अबव। ठीक है। सेक्शन सी जो है आपका, सेक्शन सी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रीजनिंग के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। तो आपको पता है क्योंकि जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस वो आइसोलेटेड भी रह सकते हैं, जबकि मैग्नेटिक चार्ज आइसोलेटेड नहीं होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। नेक्स्ट है वर्क डन इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज, तो ये सेक्शन ये जैसा ही है। 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर एक चार्ज को ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो जो उसका पाथ होगा वो, उसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी ज़ीरो और नॉट। तो यस इट इज़ ट्रू, इट विल बी ज़ीरो, ये ज़ीरो ही होगा। उसका रीज़न देना है आपको, तो रीज़न वही दे सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न दे सकते हैं, या फिर आप इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस का रीज़न दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है ये रीज़न दे सकते हैं, या फिर इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है ये भी लिख सकते हैं। फिर आपका V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है या नहीं है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ की करेक्ट फॉर्म होती है R इज इक्वल टू V ओवर आई। क्यों नहीं है ये भी बताना है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन या तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर ये रिलेशन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता रहा है, लेकिन ये ओम्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है आपका 20, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ये आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आंसर मिलेगा। आप इसको बनाकर देखिए हैंड से, तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी इनवर्ड्स, या तो डायरेक्शन मिलेगी आपको फोर्स की या फिर आउटवर्ड्स मिलेगी, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है। करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल क्यों कंसीडर कर सकते हैं, तो आपको पता है करंट लूप में जो करंट फ्लो होती है उसके अकॉर्डिंग वो पोल की तरह बिहेव करता है। क्लॉक रूल जो था उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोल्स, इसलिए इसको मैग्नेटिक डाइपोल से भी कंपेयर कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन जो है उसमें एक ऐसा करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल के अंदर, सेल्फ इंड्यूस है ये करंट, और ये जो है वो गिवन करंट का अपोज करता है, तो इसीलिए इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट की वैल्यू को, वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि करंट प्रॉपरली सर्किट में फ्लो हो। ओके। कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए क्योंकि एडी करंट्स को अवॉइड कर सकें।
उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो EM वेव्स के क्वेश्चन ज़्यादा रीजनिंग के होते हैं, याद रखने हैं आपको। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं माइक्रोवेव्स, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक्स रेज। जर्मेनियम को प्रीफर क्यों किया जाता है सिलिकन पे? क्योंकि जर्मेनियम जो है, मैंने बताया था, उसको एनर्जी बैंड गैप से रिलेटेड है। एनर्जी बैंड गैप कम होता है, कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी कंडक्शन में जंप करने के लिए, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सिलिकन के लिए ज़्यादा होती है। सेक्शन डी जो है आपका, वो डायरेक्ट है। यहाँ से डी और ई दोनों डायरेक्ट मिलेंगे। आपको पता है कि मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, मैंने कराया था आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन, एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा दे रखा है, और फाइंड करनी है कैपेसिटेंस। और नेक्स्ट है आपका, ये भी डायरेक्ट है, सोलेनोइड के केस के लिए दे रखा है कि एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी है। दो आपने देखा था कि कोएक्सियल सोलेनोइड्स थे, और उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। नेक्स्ट ये भी डायरेक्ट है, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके आपको व्हीटस्टोन्स ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन यानी कि P/Q इज इक्वल टू R/S ड्राइव करनी है। और नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है पोटेंशियोमीटर का, और आपको कौन सा डेरिवेशन दे रखा है, कंपेयरिंग EMF वाला। ठीक है, तो ये कंप्लीट करना है। गॉसेस थ्योरम डायरेक्ट है, गॉस थ्योरम का यूज़ करके जो प्लेन शीट है उसके लिए आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है किधर होगी अगर शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नेगेटिवली चार्ज्ड है। और लास्ट आपका है LC ऑसिलेशंस क्या होते हैं, और इसका एक जो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है थ्योरी वाला, वो बताना है। ओके, सो प्रैक्टिस दिस पेपर। ओके, थैंक यू।